Good evening, my dear students. मैं सागर आज आपके लिए बायोलॉजी का एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आया हूं जहां बायोलॉजी के हर एक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिल पाए। हाँ फ्रेंड्स, मैं आज जिस प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं वो है बायो धमाल एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। यस डियर स्टूडेंट्स, हम आपको बायोलॉजी का एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहते हैं जहां बायोलॉजी आपके लिए काफ़ी आसान और मज़ेदार हो जाए। बायोलॉजी जैसा लोग कहते हैं कि काफ़ी बोरिंग सब्जेक्ट है, ये बोरिंग नहीं रहकर आप इसे एंजॉय करने लगे। और मुझे मेरे चैनल को देखने वाला कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी बायोलॉजी को, इसके कंटेंट को, इसके कंसेप्ट को अच्छे से समझ ले। तो दोस्त, मैं इस बायो धमाल में आपको 11th और 12th ये दोनों क्लासेस के एनसीईआरटी बायोलॉजी कंप्लीट पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ आपको 11th और 12th के अलावा यदि 9th 10th बीएससी लेवल का बायोलॉजी जानना हो तो वो भी आप हमसे जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप सिर्फ कमेंट्स में लिख देंगे कि मुझे ये टॉपिक समझना है और जानना है, तो मैं उस टॉपिक का आपके लिए वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरे जो लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे वो उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझ पाए। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि नीट में 360 में आपको पक्का दिलवा दूंगा। मैं आपसे यह भी नहीं कहूंगा कि बोर्ड में मैं आपको आउट ऑफ आउट मार्क्स दिलवा दूंगा, पर मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आप बायोलॉजी एंजॉय करेंगे, बायोलॉजी को अच्छी तरह से समझ लेंगे, बायोलॉजी आपके माइंड में घुस जाए। आप सच में यदि बायोलॉजी को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप सही जगह पे, सही प्लेटफॉर्म पे बायो धमाल में आए हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी का यूनिट 6 यानी क्लास 12th का आप कह सकते हैं यूनिट 1, और यदि 11th एंड 12th दोनों के बायोलॉजी के सिलेबस को मिला दें तो यूनिट 6। और यूनिट 6 क्या कौन सा यूनिट है? यूनिट 6 हम लोग आज देखेंगे रिप्रोडक्शन।
आपने 11th में 5 यूनिट्स पढ़ा होगा और 12th में भी हम लोगों को 5 यूनिट्स पढ़ने हैं। तो 12th जो स्टार्ट होता है वो यूनिट 6 से स्टार्ट होता है। और आप देखेंगे नीट में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जब आप देखेंगे तो 11th एंड 12th दोनों के सिलेबस से क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आते हैं। तो हम लोग क्लास 11th के भी बायोलॉजी को पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। तो जो ये जो यूनिट 6 है वो क्लास 12th का यूनिट फर्स्ट आप कह सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद क्लास 12th बायोलॉजी। इसमें आपको 5 यूनिट्स पढ़ने हैं। तो जो पहला यूनिट हमारा है वो है रिप्रोडक्शन। आप जब नीट में देखेंगे तो 8 to 12 क्वेश्चंस इस यूनिट से आते हैं। This particular unit contains or consists of 4 chapters. इसमें 4 चैप्टर्स हम लोगों को पढ़ना है रिप्रोडक्शन में। फर्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन in organisms. Second chapter, when you will see, so it is sexual reproduction in flowering plants. Sexual reproduction in flowering plants. Third chapter, it is human reproduction. And the fourth chapters we have reproductive health. Reproductive health. तो यूनिट 6 जो है वो कौन सा है? रिप्रोडक्शन। और इस यूनिट में, रिप्रोडक्शन यूनिट में हम लोग को पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। जो पहला चैप्टर है इट टॉक्स अबाउट importance of reproduction, then it talks about lifespan, defines reproduction, classification of reproduction, and then in general how asexual reproduction and sexual reproduction takes place in plants or animals, or we can say in organisms. तो जो पहला चैप्टर है वो सबसे पहले रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस बताता है।
we talk about that. And then लाइफ स्पैन क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन है, यानी वो कितने दिन तक, कितने सालों तक कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी जीव कितने समय तक, कितने टाइम तक जिंदा रह सकता है, लाइव रह सकता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग रिप्रोडक्शन को डिफाइन करेंगे, कितने टाइप्स के रिप्रोडक्शंस होते हैं उसके बारे में देखेंगे। फिर इन जनरल, यानी सभी ऑर्गेनिजम्स में इफ यू टेक, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है, उसके बारे में हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर्स गिव्स ओवरव्यू ऑफ द रिप्रोडक्शन इन जनरल। सेकेंड चैप्टर में यू विल सी इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स के 6 ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, इसका रिप्रोडक्शन का फिजियोलॉजी क्या है, कैसे रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है, उसके बारे में वी विल डील इन सेकेंड चैप्टर। नाउ व्हेन यू सी थर्ड चैप्टर, जब हम लोग थर्ड चैप्टर देखेंगे तो ये क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब आप नीट क्वालिफाई कर जाते हैं, एक मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाते हैं, तो और जब आप एमबीबीएस करते रहेंगे तो आपको पता है ह्यूमन के बारे में हम लोग को पढ़ना है, हर एक चीज अबाउट ह्यूमन। तो ह्यूमन के रिप्रोडक्शन को डिटेल में जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो जो थर्ड चैप्टर है वो मेल एंड फीमेल 6 ऑर्गन्स, उसके बाद प्रोसेस क्या है रिप्रोडक्शन का, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एंड देन इट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये भी ह्यूमन से ही कंसर्न है, मतलब ह्यूमन का जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, यानी कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, लाइक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एसटीडीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपको पता है कि ह्यूमन का पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मतलब वी हैव पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो कैसे हम लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे, सो वी विल टॉक अबाउट द मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। देन वी विल स्टडी, हम लोग को पता है कि आजकल इनफर्टिलिटी का बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो कैसे इनफर्टाइल कपल्स को हाउ वी कैन प्रोवाइड बेबीज, हम लोग कैसे उनमें जो है बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। तो यहां पे लाइक वी हैव सेवरल टेक्निक्स, यू नो दैट, आपने सुना है 6 you know that in vitro fertilization, then we have test tube baby, surrogacy, तो बहुत सारे। तो इनफर्टिलिटी को कैसे दूर करना है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो दिस इज अ टाइप ऑफ, यू कैन से, अप्लाइड बायोलॉजी। यहाँ पे जो है एप्लीकेशंस पार्ट ज्यादा होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। तो जब आप ये जो यूनिट देखेंगे तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, बेसिक्स। ये जब बेसिक्स, व्हेन फर्स्ट चैप्टर टॉक्स अबाउट द बेसिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो अप्लाइड पार्ट को, जो मोस्ट एडवांस, जो सबसे एडवांस डेवलपमेंट है रिप्रोडक्टिव साइंस में, उसके बारे में वी विल स्टडी इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो जब आप देखेंगे ये जो
4 चैप्टर्स है, दिस विल गिव यू अ वेरी क्लियर पिक्चर अबाउट रिप्रोडक्शन इन जनरल as well as in particular. So now let us will start with the chapter 1, and the chapter 1 is reproduction in organisms. तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करेंगे। सो व्हाट डू यू थिंक, रिप्रोडक्शन जो है व्हाई इट इज नेसेसरी, व्हाई इट इज एसेंशियल? अभी हम लोग देखेंगे कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, क्यों इट इज नीडेड। ओके, अच्छा मुझे आप सबसे पहले ये बताइए कि जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इट विल डाई और नॉट, यानी आप ऐसे कह सकते हैं, इफ यू टेक मी फॉर एग्जाम्पल, मुझे, सागर को आप एक एग्जाम्पल के रूप में ले लो, सागर। तो सागर जो है वो कौन से स्पीसीज का मेंबर है? मेरा स्पीसीज कौन सा होगा? होमो सेपियंस। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरा जो स्पीसीज है वो कौन सा है? होमो सेपियंस। ठीक है, अब ये बताइए, हम तो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है और ये होमो सेपियंस क्या है? इसमें जितने भी ह्यूमंस हैं सभी इसमें आएंगे, चाहे वो इंडियंस हो, चाहे वो अमेरिकन्स हो, चाहे वो जापानीज हो, चाहे वो महाराष्ट्रियंस हो, चाहे वो यूपी वाला भैया हो, या बिहारीज हो, या तमिलियंस हो, कोई भी हो, सब के सब जो भी ह्यूमंस है वो किस में आएंगे? होमो सेपियंस में। तो सागर और होमो सेपियंस जो ये स्पीसीज है, ये क्या है? एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, और होमो सेपियंस क्या है? स्पीसीज है कि नहीं? अब नाउ यू टेल मी वन थिंग, इसमें से कौन एक सर्टेन टाइम के बाद मर जाए? इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज। आफ्टर a certain time, who will die? Individual organism और species? हमको पता कौन इसमें से? This individual organism will die. ठीक है, लेकिन ये क्या होगा? स्पीसीज क्या होगा? ये कंटिन्यू करेगा, राइट? इट विल कंटिन्यू। हम लोग जानते हैं ना,
होमोसेपियंस अर्थ से है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर से है कि नहीं? जबकि इंडिविजुअल जो है सागर का मैक्सिमम एज क्या हो सकता है? 70 years, 80 years, 100 years, isn't it? तो स्पीसीज जो है वो कंटिन्यू करेगा, जबकि जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है दैट विल डाई आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. मीन्स डेथ ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेन. मरना ही मरना है, except yes, except unicellular organism. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का नेचुरल डेथ नहीं होता है. आई एम सेइंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का नेचुरल डेथ नहीं होता है. वी विल सी दिस लेटर कि नेचुरल डेथ क्या है और आर्टिफिशियल डेथ क्या है, दैट विल सी लेटर. लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे उनका नेचुरल डेथ नहीं होता है. तो लेट्स सी हियर, मतलब दिस इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विल डाई व्हाइल स्पीसीज विल कंटिन्यू. तो स्पीसीज कैसे कंटिन्यू करेगा? अब देखिए आप, यू गो बैक. मेरे फादर के पहले फादर के फादर, दैट इज माय ग्रैंड फादर. फिर हमारे फादर के फादर, मतलब मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर. तो देखो, ग्रेट ग्रैंडफादर मर गए, लेकिन मरने के पहले उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ ऑफस्प्रिंग, यानी अपने जैसा आइडेंटिकल, हम नहीं कह रहे हैं बिल्कुल, जैसे मान लिया मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे, परदादा जो थे, वो बिल्कुल अपने तरह दादाजी को नहीं छोड़े. मतलब बिल्कुल अपने जैसा, यानी आइडेंटिकल, यानी जैसे दादाजी का आंख, परदादा का आंख था वैसे ही दादा का आंख, जैसे ही एकदम परदादा का नाक था वैसे ही दादा का नाक. ऐसा नहीं, मतलब अपने जैसे का मतलब जैसे हम ह्यूमन है तो ह्यूमन. ऐसा नहीं है कि जो है ना परदादा जो है वो दादा कुत्ता की तरह, ठीक है, बंदर की तरह. दादा बंदर की तरह नहीं थे, वो परदादा की तरह थे. मतलब कहने का मतलब है, हम जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, बिफोर वी डाई, मरने के पहले हम लोग अपने बच्चों को छोड़ जाते हैं. मीन्स वी प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, ठीक है, ऑफस्प्रिंग, बच्चे आप कह सकते हैं, संतति जिसको कह सकते हैं. हम लोग मरने के पहले वी प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग. तो परदादा थे, वो मरने के पहले दादाजी और उनके जो भाई बहन होंगे उनको प्रोड्यूस किया. फिर मान लिया ग्रेट ग्रैंडफादर डाइड, उसके बाद दादा से मेरे फादर आए, फादर से मैं आया, मुझसे मेरे बच्चे आएंगे, मेरे बच्चों से उनके बच्चे आएंगे. तो आप क्या देख रहे हैं कि दादाजी मर गए, ठीक है, पर दादाजी मर गए, लेकिन वो अपने बच्चों को अपने जो उनके तरह देखने में है वो अपने पीछे छोड़ जाते हैं. तो स्पीसीज क्या हो रहा है? होमोसेपियंस तो है, हम भी होमोसेपियंस, और हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर और उनके भी ग्रेट ग्रैंडफादर होंगे. तो वो सब तो मर गए,
दे डाइड। पर जो होमोसेपियंस वो क्या है, वो कंटिन्यूड है। तो समझना यही है कि जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स होंगे दे विल डाई बट स्पीसीज विल कंटिन्यू। वी कैन राइट दिस लाइक दिस। I'm writing exact line of NCERT biology. While individual organism die, while individual organisms die, species continue to live thousand. While individual organisms die, species continue to live millions of years, unless threatened by natural calamities or anthropogenic activities। ठीक है, आप देखेंगे दिस इज रिटन इन योर एनसीईआरटी बुक। या क्या कहता है, व्हाई इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स डाई, स्पीसीज कंटिन्यू टू लिव मिलियंस ऑफ इयर्स अनलेस थ्रेटन्ड बाय नेचुरल कैलामिटीज और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। तो आखिर ये जो है स्पीसीज जो है वो कंटिन्यू टू लिव मिलियंस ऑफ इयर्स। कैसे? मान लिया यू टेक एज फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन है उसका आप 70 इयर्स मान लीजिए एवरेज लाइफ है, एवरेज एज है। तो 70 इयर्स के बाद क्या होना चाहिए था? पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन को खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन खत्म नहीं होता है। इंडिविजुअल मर जाता है, लेकिन जो स्पीसीज है, मान लिया जो डॉग का स्पीसीज है, मान लिया बनियान ट्री का स्पीसीज है, मैंगो ट्रीज का स्पीसीज है, कैट का स्पीसीज है, तो सब काफी थाउजेंड ऑफ इयर्स से जो है वी हैव सच स्पीसीज एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। जबकि एक डॉग का एवरेज लाइफ क्या है? In some book you will find 13 to 15 years. In some you may find up 20 to 25 years. Like so, average if you take 15 years, तो एक dog 15 years में will die. Individual dog will die. लेकिन आपको पता है ना, आप जब 10,000 साल पहले भी जाएंगे, आप अलग अलग एंशिएंट हिस्ट्री जब आप देखेंगे तो वहां पे कुत्ता को जब कोई आदमी मरता था तो उसके कुत्ते को जो है ना उसके साथ में गाड़ दिया जाता, दफना दिया जाता। यानी तब भी कुत्ता था और आज भी कुत्ता है।
तो कुत्ता का भी स्पीसीज क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। डॉग का स्पीसीज क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। तो ये जो कंटिन्यूटी है, हाउ दिस इज मेंटेन्ड, हाउ स्पीसीज मेंटेन्स कंटिन्यूटी, इसी को समझना है। तो इसका मतलब क्या है, हर एक ऑर्गेनिजम्स, हर एक स्पीसीज अपने जैसा ऑफस्प्रिंग, बच्चे पैदा करते हैं, तब ना जो एज्ड होंगे वो मर जाएंगे और जो बच्चे होंगे वो बड़े होंगे, फिर उन बच्चे के बच्चे होंगे, फिर वो ओल्ड हो जाएगा। यानी जो ऑर्गेनिज्म है उसके पास में एक फंक्शन है, एक फिजियोलॉजी है, जिसके वजह से वो क्या करता है, वो अपने जैसा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अपने जैसा जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वेरी गुड, रिप्रोडक्शन। उसको ही क्या कहते हैं हम लोग, रिप्रोडक्शन, राइट। तो ये जो स्पीसीज कंटिन्यू टू लिव मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी क्या कर रहा है, स्पीसीज कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहा है। स्पीसीज मेंटेन्स कंटिन्यूटी। तो ये जो कंटिन्यूटी है वो किसके वजह से है, वो है रिप्रोडक्शन। है ना। You'll see that organisms will reproduce and produce offsprings like similar to own, ठीक है, सेल्फ, अपने तरह। ठीक है, सो यू विल सी दैट ये जो स्पीसीज कंटिन्यू करता है कंटिन्यूटी, वो रिप्रोडक्शन की वजह से। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, दिस मेंटेन्स द स्पीसीज इन कंटिन्यूटी। अभी आप देख लीजिए, एक यहां पे कह रहा है अनलेस थ्रेटन्ड बाय नेचुरल कैलामिटीज और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। अब मान लिया, ऐसे समझना है, नेचुरल कैलामिटीज यानी सडन अर्थक्वेक आ गया या कुछ ऐसा हो गया कि सारे के सारे पॉपुलेशंस वाइप आउट हो जाएंगे। यानी उसमें जो ओल्ड थे, जो यंग थे, यंग जो है मैच्योर्ड होते हैं, एंड मैच्योर्ड पर्सन्स गेट्स कैपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वंस और ऑफस्प्रिंग। तो जो ओल्ड पर्सन्स थे, जो यंग थे, जो चिल्ड्रन थे, और तो क्या होगा, अचानक कुछ इस तरह का नेचुरल कैलामिटीज आया और पूरा का पूरा पॉपुलेशन वाइप आउट हो गया, तो क्या होगा, वो स्पीसीज हमारा एक्सटिंक्ट हो जाएगा। जब रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं, जब कोई इंडिविजुअल्स बचेगा ही नहीं, मेल एंड फीमेल नहीं होगा, तो हाउ रिप्रोडक्शन विल टेक प्लेस। रिप्रोडक्शन में वी नीड ऑर्गेनिज्म, asexual reproductions में we need one organism, and in sexual reproductions we need two, male and female। तो वो होना चाहिए।
तो वो हो गया नेचुरल कैलामिटीज। अब एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज आप देखिए। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या होता है? ह्यूमन What is the meaning of anthropogenic? It is human generated. ये क्या है? ह्यूमन जनरेटेड। अभी मान लिया ऐसे समझते हैं, यानी सभी के सभी इंडिविजुअल जो है ना वो स्ट्राइक पे चले जाए कि हम सभी के सभी इंडिविजुअल्स हम लोग स्ट्राइक पे चले जाए कि नहीं, बेरोजगारी के खिलाफ, कि हम लोग रिप्रोडक्शन करेंगे नहीं। तो जब रिप्रोडक्शन करेंगे नहीं तो क्या होगा? सबसे पहले जो ओल्ड पर्सन है, मान लिया आज जो बच्चा पैदा होगा वो नेक्स्ट 100 इयर्स तक जिंदा रहेगा, एग्जाम्पल के लिए 100 इयर्स। तो जो एज हैं वो अभी मर जाएंगे, और जो अभी बच्चे हैं वो 100 इयर्स में एज हो जाएंगे, वो भी मर जाएंगे, और बीच में कोई रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो बच्चे आएंगे नहीं, ऑफस्प्रिंग्स आएंगे नहीं, तो जो स्पीसीज है उसमें तो हम लोग ऐड नहीं कर पाएंगे इंडिविजुअल्स को। जब ऐड नहीं कर पाएंगे इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनिजम्स को, तो क्या होगा? वो स्पीसीज क्या होगा? खत्म हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो खैर ये तो हम जस्ट आपको हंसाने के लिए बोले, लेकिन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज का मतलब देखिए हम आपको बता रहे हैं। जैसे यू सी दैट यू नो पनवेल, महाराष्ट्र में एक जगह है पनवेल। तो पनवेल को जो है ना डेवलप करने के लिए वहां पे बहुत सारे मैन ग्रुप्स थे। मैन ग्रुप्स किसको कहते हैं? जो सी के पास में, सागर के पास में, समुद्र के पास में जो जंगल होते हैं, जो पेड़ पौधा होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मैन ग्रुप्स। तो वहां पे बहुत सारे मैन ग्रुप्स थे। तो उसमें बहुत सारे स्पीसीज रहते होंगे। अब हम लोग क्या किए, उस सारे फॉरेस्ट को, पनवेल को डेवलप करने के लिए, ठीक है, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में डेवलप करने के लिए हम लोगों ने वहां पे एयरपोर्ट बनाने के लिए, वहां पे कॉलोनीज डेवलप करने के लिए, मार्केट डेवलप करने के लिए, रोड बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया? सारे फॉरेस्ट को काट दिया, हटा दिया। तो अब वहां पे कुछ ऐसा स्पीसीज होगा जो सिर्फ उसी हैबिटेट में, सिर्फ उसी जगह वो रहता, और उसी कंडीशन में, वहां पे कुछ कंडीशंस होंगे, उसी कंडीशंस में वो रिप्रोड्यूस कर पाता, अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर पाता। तो जब वो कंडीशंस नहीं रहेगा, उनके हैबिटेट का लॉस हो गया, तो क्या होगा? वो रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाएंगे। जब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो इन कमिंग ईयर्स वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा वो स्पीसीज। that species will wipe out, get wiped out, extinct हो जाएगा। Are you getting my point? तो आप क्या देखें, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज का मतलब होता है ह्यूमन जनरेटेड एक्टिविटीज। तो जंगल हम लोगों ने काट दिया, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं ना, हम लोग बहुत सारे एनवायरमेंट को हर्ट करने वाला एक्टिविटीज करते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं, सी दैट ड्यू टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और म्यूटेशन वी गेट न्यू स्पीसीज जनरेटेड। साथ में बहुत सारे स्पीसीज जो है वी आर लूजिंग। क्यों? क्योंकि कुछ नेचुरल कैलामिटीज के वजह से, नेचुरल चेंजेस की वजह से, मान लिया टेम्परेचर बढ़ रहा है, मान लिया कहीं पे फूड की कमी हो गई,
तो ये सब कमी से क्या हो रहा है, उस स्पीसीज को, वहां के ऑफस्प्रिंग्स को, इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनिजम्स को सुटेबल कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिल पाते हैं एंड इस वजह से वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, एक्सटिंक्ट कर जाता है। दूसरी तरफ हम लोगों ने अपने बेटरमेंट के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए बहुत सारे नेचर हर्टिंग एक्टिविटीज, यू कैन से नेचर को हर्ट करने वाला बहुत एक्टिविटीज हम लोग करने लगे हैं, और इस वजह से जो कुछ स्पीसीज होते हैं जिनका, जहां पे वो रहते हैं, जहां पे वो खाते पीते हैं, जहां पे वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वैसे जो उनका एरिया होता है हम लोग उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। उनका हैबिटेट वो जगह होता है जहां पे वो रहते हैं, जहां पे वो खाते पीते हैं, जहां पे वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो कहते हैं उस ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट। तो जब आप उस हैबिटेट को ही बर्बाद कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो फिर वो कहाँ खाएगा पिएगा, कहाँ बड़ा होगा, कहाँ मैच्योर होगा, कहाँ रिप्रोड्यूस करेगा। जब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा तो धीरे धीरे वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट कर जाएगा। दैट मीन्स one thing is very clear here, if any species has to continue, then individuals or organisms of that particular species has to reproduce। ठीक है, क्या हम कह रहे हैं कि यदि किसी स्पीसीज को वर्षों तक अर्थ पे रहना है तो उस स्पीसीज के जो मेंबर्स होंगे, जो सदस्य होंगे, उनको आपस में रिप्रोड्यूस करना होगा। इफ देयर इज नो रिप्रोडक्शन among organisms of a particular species, then that species is going to get extinct। समझ में आया? तो आज हम लोग सिर्फ यही देखेंगे। नेक्स्ट, आज हमने सिर्फ आपको रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस बताया कि रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अर्थ पे यदि लाइफ को कंटिन्यू करना है तो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स में होते रहना चाहिए। द टाइम organisms will stop reproducing, life on the earth will be ended। Are you clear? तो आज सिर्फ हम यही देखेंगे। ओके, सो यू कैन से दैट one line, reproduction is very vital process for continuity or survival of the species for long। हम कह सकते हैं reproduction is very vital, not important। It is, reproduction is vital for species to survive for long time। Reproduction is vital for species to survive for long। This is the importance of reproduction। हम तो ये कहेंगे कि अर्थ पे
लाइफ को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन एक वाइटल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। आर यू क्लियर? तो आज हम लोग सिर्फ यहां तक ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास से डायरेक्टली हम लोग उस चैप्टर्स नेक्स्ट टाइम आई स्टार्ट विद रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम लोग लाइफ स्पैन देखेंगे, रिप्रोडक्शन को डिफाइन करेंगे, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन विल सी, एंड देन जनरल प्रोसीजर ऑफ रिप्रोडक्शन विल सी। तो दिस इज अबाउट रिप्रोडक्शन। और मुझे पता है अभी हम लोग बायो धमाल नहीं कर पाए हैं, पर आई एश्योर यू, यू वेट, यू विल फाइंड बायोलॉजी वेरी इजी। आई प्रॉमिस यू, आई गारंटी यू, यू विल एंजॉय, you will start loving biology. You will start loving biology with Sagar sir. And you know, you can say biology is a story of life on the earth. आप ये सेंटेंस भी आपका एनसीईआरटी का है, बायोलॉजी इज ए स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। तो हम लोग बायोलॉजी को स्टोरी की तरह पढ़ने वाले हैं। इसको हम लोग स्टोरी बना देंगे, कहानी बना देंगे और उसी तरह से पढ़ेंगे। और इस सेंटेंस में भी रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस छुपा हुआ है। ठीक है, विल सी दैट लेटर। कैसे इसमें रिप्रोडक्शन छुपा हुआ है आप देखेंगे। क्या जब इवोल्यूशन आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले कोई सर्वेट्स था, वहां से लेकर आज मोस्ट डेवलप्ड जो ऑर्गेनिज्म है जिसे आप होमो सेपियंस के नाम से जानते हैं, तो वहां से लेकर यहां तक का सफर जो है, जो एक ह्यूज टाइम पीरियड में उसको सर्वेट से ह्यूमन बनने तक की जो कहानी है, तो उस कहानी को आप इवोल्यूशन में पढ़ेंगे तो वो कहानी ही है। कैसे कोई सर्वेट से वायरस आया, वायरस से फिर you have blue green algae, okay, bacteria, then next you had protozoa, algae, यानी unicellular organisms। तो इस तरह से और सब डिवाइड करते रहता, सब में रिप्रोडक्शन हो रहा था, या तो असेक्सुअल मेथड से या फिर सेक्सुअल मेथड से। म्यूटेशंस और क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, रिकम्बिनेशंस, ये इंट्रोड्यूस करते थे उसमें वेरिएशन, और वो रिप्रोडक्शन के थ्रू फिर नेक्स्ट ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसफर हो जाता था। कुछ उसमें से जिनके पास ज़्यादा वेरिएशन मिलता था या फिर वो पॉपुलेशन से कट ऑफ हो जाते थे तो नए स्पीसीज में डेवलप हो जाते थे। सो दैट यू विल सी इन इवोल्यूशन। तो ये स्टोरी है कैसे वहां से लेकर मोस्ट कॉम्प्लेक्स जो लाइफ आप कह सकते हैं, फॉर्म ऑफ लाइफ जो अर्थ पे है, वो ह्यूमन बींग्स है, जो होमो सेपियंस है, वहां तक की कहानी। तो दैट यू लिव नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ेंगे
और हम लोग धमाल करेंगे, बायो धमाल। थैंक यू सो मच।